गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेटा सीरीज़, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा सीरीज़ के लिए हम मीन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने समझा था कि डेटा सीरीज़ कितने प्रकार की होती है और उनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का होता है। अगर कोई डेटा हमको पर्टिकुलर फॉर्म में दिया गया हो तो हम उस डेटा सीरीज़ को किस तरीके से पहचान सकते हैं, उसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो डेटा सीरीज़ हैं वो अलग अलग डेटा सीरीज़ के लिए अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई होते हैं। तो आज हम की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डेटा हमको दिया गया है उस डेटा के लिए हम मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले जो हैं वो अलग अलग डेटा सीरीज़ के लिए अलग अलग होंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। तो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, वैल्यूज़ हैं, उन सबको आपको ऐड करना है। मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब यहाँ पे x1, x2 और x3 ये क्या है, हमारे ऑब्जर्वेशन है, इन सबको जोड़ना है प्लस जितने ऑब्जर्वेशन है उन टोटल नंबर्स का हमको डिवाइड करना है। तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो कहलाएगी हमारा एवरेज। अब बात करते हैं कि मीन वैल्यू जो है उसको हम सिम्बॉलिकली किस तरीके से इंडिकेट करते हैं। तो मीन वैल्यू को हम एक्स बार के रूप में इंडिकेट करते हैं। तो एक्स बार का मतलब हो गया मीन वैल्यू, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज़ की। तो डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ में वैल्यू अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखी होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है x1 f1। इसी तरह से सेकेंड वैल्यू को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड वैल्यू को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से सारी फ्रीक्वेंसीज़ को हम उसके ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके इन सबको जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उन सबको हम उससे हम डिवाइड करेंगे। तो हमारा मीन वैल्यू आ जाएगी किसके लिए, डिस्क्रीट डेटा सीरीज़ के लिए। डिस्क्रीट सीरीज़ के फॉर्मूले को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन एक्स एफ डिवाइडेड बाई समेशन एफ। अब बात करते हैं हम कंटिन्यूस डेटा सीरीज़ की। तो कंटिन्यूस डेटा सीरीज़ का फॉर्मूला है, यहाँ पर लिखा हुआ है m1 f1 प्लस m2 f2 प्लस m3 f3 एंड सो ऑन mn fn। mn fn मतलब लास्ट वैल्यू जहाँ तक हो सकती है, डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो ये जो फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमको डिस्क्रीट सीरीज़ जैसा फॉर्मूला लगता है हमको, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो x है उसका मतलब है ऑब्जर्वेशन और यहाँ पे m है, m का मतलब होता है मिड वैल्यू। क्योंकि हमको पता है कि कंटिन्यूस डेटा सीरीज़ के अंदर इस तरह से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जबकि डिस्क्रीट डेटा सीरीज़ के अंदर सिंगल्स वैल्यूज़ प्रेजेंट होती हैं इस तरह से। तो हम इस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कंटिन्यूस डेटा सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप होता है तो ग्रुप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ग्रुप का एवरेज हम निकालते हैं। मतलब ये जो ग्रुप है इसका मिड पॉइंट हम लोग निकालते हैं। और मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये जो फर्स्ट लेटर होता है वो लोअर लिमिट होती है किसी ग्रुप के लिए, सेकंड लेटर अपर लिमिट होती है। इसी तरह से ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो इस ग्रुप का अगर हमको मिड पॉइंट निकालना है तो उसके लिए तरीका क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इस ग्रुप का मिड पॉइंट निकालें तो कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस ग्रुप का मिड पॉइंट कितना हो गया, 5। अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो इसका मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा आपका 15। तो ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं ये कहलाता है मिड पॉइंट, और इस मिड पॉइंट को हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और तब हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा और इससे हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम जब कंटिन्यूस डेटा सीरीज़ का मीन वैल्यू निकालना सीखेंगे तब हम और ये हमको जो स्थिति है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम वन बाय वन एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल डेटा सीरीज़ जो है उसका मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा गया है। यहाँ पर मैंने 10 स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हैं किसी सब्जेक्ट के, जो कि उनको 20 नंबर में से मिले हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स लिखे हैं 16, 18, 18, 12, 13, 16, 18, 19, 12, 13। ये टोटल 10 स्टूडेंट है। अब हमको पता करना है कि ये जो भी मार्क्स मिले हैं इनका एवरेज मार्क्स क्या है, औसत वैल्यू क्या है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, अब सबसे पहले हमको पहचानना है कि ये सीरीज़ कौन सी है, इंडिविजुअल डेटा सीरीज है या डिस्क्रीट डेटा सीरीज है, कंटिन्यूस डेटा सीरीज है। तो हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल डेटा सीरीज वो होती है जिसमें हर ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअली लिखा रहता है। मतलब अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन 2 बार आता है तो वो अलग अलग
वैल्यू में लिखा रहेगा। तो ये जो डेटा सीरीज हमको देखने में समझ में आ रहा है कि जो डेटा सीरीज है वो है इंडिविजुअल डेटा सीरीज। तो इसके लिए फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई होता है, जो फॉर्मूला है वो हमको पता है क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या हो गया, x1 x2 x3, मतलब x मतलब ऑब्जर्वेशन, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको हम x1 x2 x3 x4 इस तरह से क्लासीफाई कर देते हैं। तो x1 मतलब 16, यहाँ पे इस एग्जांपल में x1 मतलब 16, x2 मतलब 18, x3 मतलब 18, इस तरह से हम मेंशन करेंगे। तो किस तरीके से हमारा जो है फॉर्मूला सेट होगा वो देख लीजिए, 16 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई, तो ये वैल्यू जितनी भी थी उन सबको हमने ऐड किया और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है उन सबको यहाँ पे डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। तो यहाँ पर डिवाइड किससे होगा, 10 से होगा। तो कैलकुलेट करते हैं, तो इन सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू आती है 155 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 15.5। तो 15.5 जो है वो हमारा क्या है, x बार। तो अगर इस डेटा की मैं बात करूं तो हमारा x बार कितना आता है, 15.5। तो ये फॉर्मूला जो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इंडिविजुअल डेटा सीरीज के लिए मीन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो जितना भी ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 उन सबको हम ऐड करते हैं डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इतना सिंपल फॉर्मूला है। इसको करने के बाद जो वैल्यू हमको मिलती है वो हमारा क्या है, मीन वैल्यू। तो इंडिविजुअल डेटा सीरीज के लिए मीन वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो डिस्क्रीट डेटा सीरीज है उसके लिए हम मीन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने क्या किया है, जो एग्जांपल हमने इंडिविजुअल डेटा सीरीज के लिए मीन निकालने के लिए पढ़ा था उसी डेटा को मैंने डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 13 16 18 एंड 19, इसके अलावा कोई वैल्यू हमको दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद हमने क्या किया, इस वैल्यू को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हमने मेंशन कर दिया। जैसे 12 जो है वो 2 बार आ रहा है तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा, 13 जो है वो भी 2 बार आ रहा है तो ये भी हमने उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा। 18 की मैं बात करूँ तो ये 3 टाइम आ रहा है, तो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमने डेटा को इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा है, इसलिए ये जो फॉर्म है वो कहलाता है डिस्क्रीट डेटा सीरीज। मतलब यहाँ पे क्या है, वैल्यू बार बार रिपीट नहीं होती बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखी जाती है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा सीरीज। ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है इस वैल्यू के लिए, x1 f1 x2 f2 x3 f3 एंड सो ऑन xn fn डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी f1 f2 f3 एंड सो ऑन fn। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट जो सीरीज थी उसमें हमने हर डेटा को इंडिविजुअली ऐड किया था, 16 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 12 प्लस 13। ऐसा करने से क्या हुआ, जो डेटा जितनी बार आ रहा था उतनी बार वो ऐड हो गया। जैसे 16 2 बार आ रहा था तो यहाँ पे 2 बार ऐड हो गया, तो मतलब कोई भी डेटा हमसे मिस नहीं हुआ। 18 3 टाइम आ रहा था तो हमने 18 को 3 टाइम ऐड किया था। लेकिन अब इस स्थिति में क्या है, यहाँ पर डेटा रिपीट नहीं हो रहा बल्कि डेटा उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा गया है। तो अगर हम केवल डेटा को ऐड करते हैं, मतलब अगर हम केवल इन डेटा को ऐड करेंगे तो टोटल 5 डेटा हमारे पास है, 5 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, तो ये इस वैल्यू को कंप्लीटली जस्टिफाई नहीं करेगा। अब हम इसके दूसरे तरीके की तरफ सोचते हैं, क्या हम इस वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 प्लस 18 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 19, क्योंकि 19 एक बार है। तो अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो हमने क्या किया, अब डेटा को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड कर दिया। तो अब हमने डेटा हमारा 5 टाइम जो स्पेसिफिक डेटा है वो हमने लिखा मल्टीप्लाइड बाई उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जो डेटा हमने अलग अलग बार जोड़ा था वो डेटा हमने उतनी बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेम वैल्यू हमको मिलेगी। तो अगर हम इसको वैल्यू को सॉल्व करते हैं, 32 प्लस 54 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 19, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमको भी सेम वैल्यू मिलेगी 155, जो कि हमको पहले मिली थी। तो अब इसको हम समझने की कोशिश करें, ये हमारा ऑब्जर्वेशन मतलब x,
और ये उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब f। उसी तरह से ये हमारा ऑब्जर्वेशन x2, ये उसकी फ्रीक्वेंसी f2, ये हमारा ऑब्जर्वेशन x3, ये उसकी फ्रीक्वेंसी f3 एंड सो ऑन, जितना हमारे पास है। तो मतलब क्या था, इंडिविजुअल डेटा जो था सेम वही पैटर्न मीन निकालने का हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि डेटा का जो स्वरूप है वो डिफरेंट है बजाय इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, इसलिए हमने फॉर्मूला भी उसका जो स्वरूप है, उसका जो नेचर है उसको हमने चेंज कर दिया, लेकिन आंसर हमको सेम मिलेगा। तो हम समझ सकते हैं इंडिविजुअल डेटा को हमने इंडिविजुअली ऐड किया था, जबकि डिस्क्रीट डेटा को हम उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम उस डेटा को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअल लिखा था, यहाँ पे उसको फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा है। अब इसकी जो टोटल नंबर है मतलब फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ इंडिकेट किया है, क्योंकि अगर हम केवल इसको इंक्लूड करेंगे तो टोटल 5 वैल्यू हमको मिलेगी, 5 ऑब्जर्वेशन हमको मिलेंगे, जबकि एक्चुअल में कितने ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब हम इनको नहीं ऐड करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। तो समेशन f अगर करेंगे तो हमको मिलेगा n वैल्यू, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसलिए जब हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ x, जैसा हमने इंडिविजुअल डेटा सीरीज़ के लिए समझा था, वो वैसा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ n मिल जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला का जो पैटर्न है वो इस तरीके का बनता है। लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि इंडिविजुअल डेटा सीरीज़ को ही हमने मॉडिफाई करके इस तरह के फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है। तो दोनों का मतलब सेम है और फॉर्मूला भी सेम है, अगर हमको कंसेप्ट समझ में आता है तो अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं। हमारा फॉर्मूला था x बार, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला था x1 f1 प्लस x2 f2 एंड उसके बाद ये ऐड किया, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख दिया, समेशन xf डिवाइडेड बाई समेशन f। तो समेशन का मतलब होता है सम जहाँ पे भी हम दिखाते हैं तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं समेशन। और समेशन xf मतलब इन सब का ऐड, समेशन f मतलब इन सब का टोटल। तो ये सिंप्लीफाई फॉर्मूला हमने लिखा है। अब वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूले के देखिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है। आपको रिक्वायरमेंट है x1 f1 का मल्टीप्लिकेशन प्लस x2 f2 का मल्टीप्लिकेशन प्लस x3 f3 का मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। उसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। तो यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, आपको वैल्यू मिली 10। अब आपको क्या करना है, x1 f1 चाहिए। तो ये फर्स्ट वैल्यू आपकी x1 और उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f1, तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया, आपको मिला 24। इसी तरह से ये वैल्यू x2 और ये आपकी फ्रीक्वेंसी f2, ये आपको मिला 26, 32, 54 एंड 19। तो आपने क्या किया, उसको वैल्यू को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी को साथ ऐड करने का हमको बेनिफिट क्या मिला कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गया। अगर हम केवल x को काउंट कर दें, कई स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो केवल इसी वैल्यू को काउंट कर लेते हैं। तो अगर आप इसी वैल्यू को काउंट करोगे तो आपको ऑब्जर्वेशन कितने मिलेंगे, 5, 1 2 3 4 5, जबकि एक्चुअली में हमारे ऑब्जर्वेशन कितने 10। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर वैल्यू चाहे कंटिन्यूस डेटा सीरीज़ में हो चाहे डिस्क्रीट डेटा सीरीज़ में हो, अगर फ्रीक्वेंसी साथ में दी गई है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल ही हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को ही ऐड करना है। किस केस में फ्रीक्वेंसी काम में नहीं आएगी, केवल और केवल इंडिविजुअल डेटा सीरीज़ के अंतर्गत फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी मेंशन करते ही नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो हमें डिवीज़न में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है और उसके लिए हमको ये फ्रीक्वेंसी ऐड करनी पड़ेगी। तो ये फ्रीक्वेंसी का ऐड आ गया, मतलब ये वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 10। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका, इन सबको टोटल करना है। आपका x1 f1 आ गया, x2 f2 आ गया, x3 f3 आ गया, x4 f4, x5 f5, ये सारी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, इनका टोटल करना है। तो समेशन xf का क्या रहेगा आपका 155, ये आप ऐड करोगे तो आपको 155 मिलेगा, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब आपके पास दोनों वैल्यू आ चुके हैं, समेशन xf आ चुका है आपके पास और समेशन f आ चुका है। अब आपको सेम प्रोसेस वही फॉलो करनी है, तो आपके पास सेम आंसर मिलेगा जैसा हमने इंडिविजुअल डेटा सीरीज़ के फॉर्मूले से निकाला था, सेम डेटा का वही आंसर मिलेगा। डिस्क्रीट डेटा सीरीज़ के लिए फॉर्मूला का टाइप है वो चेंज है, लेकिन वैल्यू हमको सेम मिलेगी क्योंकि उसका कंसेप्ट सेम है। तो इस फॉर्मूले को समझने की हमको ज़रूरत है कि इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला और डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मूला किस तरीके से डिफरेंट होते हुए भी सिमिलर है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि कंटिन्यूस डेटा सीरीज़ के लिए हम मीन वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस डेटा सीरीज़ के लिए जो मीन वैल्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, समेशन mf
डिवाइडेड बाई समेशन एफ। अब एम समेशन एम एफ का मतलब क्या है, m1 f1 प्लस m2 f2 प्लस m3 f3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 f3 एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूला हमको देखने में डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूला जैसा हमको दिखाई देता है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। जो लास्ट एग्जांपल हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डेटा सीरीज़ के लिए और डिस्क्रीट डेटा सीरीज़ के लिए, उसी डेटा को हमने यहाँ पर ग्रुप किया है। तो यहाँ पे हमने मार्क्स के ग्रुप्स बना दिए और उन ग्रुप्स के आगे उनकी फ्रीक्वेंसी को हमने लिख दिया। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिसके 0 से ज़्यादा और 5 से कम मार्क्स हैं, तो ऐसे स्टूडेंट हैं 0। ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिनके 5 से ज़्यादा मार्क्स हैं और 10 से कम मार्क्स हैं, तो ऐसे स्टूडेंट भी 0, क्योंकि हमारे इस डेटा में इस तरह के कोई स्टूडेंट नहीं था जिसके मार्क्स 10 से लेस हो, तो ये 0 आ गया। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिनके मार्क्स 10 से ज़्यादा और 15 से कम हो, तो ऐसे स्टूडेंट थे 4। उसी तरह से 15 to 20 के बिटवीन मार्क्स वाले स्टूडेंट थे 6। तो इस तरह से हमने ग्रुपिंग कर दी, और आप देखोगे कि ये जो डेटा है वो सिमिलर हमारा जो एग्जाम्पल था उस डेटा के साथ मैच करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर m की, कि m का मतलब क्या है। तो m का मतलब होता है मिड पॉइंट, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये जो ग्रुप है, अब इस ग्रुप को फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरीके से मल्टीप्लाई करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्रुप का एक मिड पॉइंट निकालेंगे, इसी तरह से इस ग्रुप का एक मिड पॉइंट निकालेंगे, इस ग्रुप का एक मिड पॉइंट निकालेंगे और इस ग्रुप का एक मिड पॉइंट निकालेंगे। तो जब हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो मिड पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट निकालने का तरीका होता है। तो इस ग्रुप में देखें लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 5, तो यहाँ पे मिड पॉइंट कितना हो गया 2.5, ये हमारा एम वैल्यू हो गया। इस ग्रुप में लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट 10, तो यहाँ पे मिड पॉइंट कितना हो गया 7.5, इसी तरह से 12.5 एंड 17.5, तो ये हमारी एम वैल्यू मतलब मिड पॉइंट वैल्यू आ गई। अब जैसा हमने डिस्क्रीट फॉर्मूले के लिए मेथड यूज़ किया था, सेम मेथड हम इस इंडिविजुअल डेटा सीरीज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमारा फॉर्मूला क्या है, समेशन एम एफ डिवाइडेड बाई समेशन एफ, ये फॉर्मूला हमारा। तो हमको क्या चाहिए, एम एफ की वैल्यू चाहिए। तो ये हमारा एम वैल्यू और ये हमारा एफ वैल्यू, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5 को 0 के साथ किया 0, 7.5 को 0 के साथ किया तो 0, 12.5 को 4 के साथ किया तो 50 और 17.5 को 6 के साथ किया तो 105, ये आपका आ गया एम एफ। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, इन सबको ऐड करना है, समेशन एम एफ, तो हम इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा 155। समेशन एफ की वैल्यू कितनी है, ये हमारा एफ, और समेशन एफ की वैल्यू 6, 4, 10, तो सेम वैल्यू हमारे पास आ गई 155 एंड 10। अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे 155 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर है हमारा 115.5। तो हम ये देखेंगे कि सेम डाटा जो कि अलग अलग फॉर्म से लिखा हुआ है उसके एवरेज वैल्यू सिमिलर आई। हमारे फॉर्मूले अलग थे, हमारा फॉर्मूला यूज़ करने का तरीका अलग था, लेकिन वैल्यू सिमिलर आई। इन चीज़ों से हमको एक बात समझनी चाहिए कि ये जो फॉर्मूले हैं वो सिमिलर फॉर्मूले हैं, लेकिन वो डिफरेंट हमको क्यों लगते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट तरह के डेटा सीरीज़ के अंतर्गत यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वो उनका जो कंसेप्ट है वो सिमिलर है। जैसा हम इंडिविजुअल डेटा सीरीज़ के लिए यूज़ करते हैं वैसे ही डिस्क्रीट डेटा सीरीज़ के लिए यूज़ होगा और वैसे ही कंटिन्यूस डेटा सीरीज़ के लिए यूज़ होगा, लेकिन उनका जो हमको फॉर्मेट दिखाई देता है वो अलग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो अलग अलग डेटा सीरीज़ के लिए यूज़ होते हैं। अब हमने एक एग्जांपल लेकर के 3 तरह की डेटा सीरीज़ तैयार की, इंडिविजुअल डेटा सीरीज़, डिस्क्रीट डेटा सीरीज़ एंड कंटिन्यूस डेटा सीरीज़, और उन तीनों डेटा सीरीज़ के अंदर हमने उन पर्टिकुलर डेटा सीरीज़ के लिए जो स्पेसिफिक फार्मूले थे वो हमने यूज़ किए, और यूज़ करने के बाद हमने देखा कि हमको जो मीन वैल्यू मिली वो इक्वल मिली, क्योंकि हमारा जो मेन डेटा था वो इक्वल था। इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूले भी सिमिलर हैं लेकिन हमको देखने में डिफरेंट लगते हैं, क्योंकि ये अलग अलग डेटा सीरीज़ के लिए काम में आने वाले फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूले देखने के बाद, इन एग्जांपल्स को समझने के बाद अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ होता है, और डेटा सीरीज़ को देखते हमको समझ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। अगर फ्रीक्वेंसी है तो आपको फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, ना कि डेटा को ऐड करना है। आप डेटा को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, उसको ऐड करोगे, और जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात होगी वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, ना कि डेटा को काउंट करेंगे। जबकि इंडिविजुअल डेटा सीरीज में फ्रीक्वेंसी का कोई कंसेप्ट होता नहीं है, इसलिए वहाँ पे हम हर इंडिविजुअल डेटा को काउंट करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात आएगी तो यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी को काउंट करना पड़ेगा। ऐसा ही डिस्क्रीट डेटा सीरीज में है और ऐसा ही कंटिन्यूस डेटा सीरीज में है।
तो आज की इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपको तीनों फॉर्मेट और ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे और तीनों फॉर्मेट के लिए मीन वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है आपको, कोई भी क्वेश्चन आपको जो है समझ में नहीं आ रहा हो तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।